हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन और एक्सेप्शन के बारे में। याद रखिए चिल्ड्रन, लॉ ऑफ डिमांड आपके बोर्ड पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। आई बात समझ में? बोर्ड पर्पज़ के लॉ ऑफ डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए चिल्ड्रन जान लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका अजम्पशन क्या है और उसका एक्सेप्शन क्या है। सी लॉ ऑफ डिमांड, सी इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमी विच वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। सी इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ कहलाता है चिल्ड्रन। सबसे पहले इसे निकाला था अल्फ्रेड मार्शल ने। The law of demand states that other factor being constant, ceteris paribus, price and quantity, demand of any goods and services are inversely related to each other. So law of demand हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड से हमें क्या समझ में आता है? लॉ ऑफ डिमांड से हमें ये समझ में आता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसका प्राइस और डिमांड कैसे होंगे, इनवर्सली रिलेटेड होंगे। मतलब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि प्राइस और डिमांड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। सी व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। जब प्राइस उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा और वाइस वर्सा, यानी कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। See, in other words, the law of demand states that other thing remaining the same, the quantity demanded of a commodity is inversely related to its price. और दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि बाकी सब चीज़ें तो एक समान रहेगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ प्राइस की और डिमांड की। तो प्राइस और डिमांड ये कैसे होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। क्लियर हो गया? See, law of demand express that the functional relationship as D is equal to FP where। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, हमें एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है? सी D यानी कि डिमांड, P यानी कि प्राइस और F यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या करता है, प्राइस के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। आई बात समझ में? फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो डिमांड है और जो प्राइस है वो कैसे हैं, इनवर्सली रिलेटेड हैं। आई बात समझ में? तो लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल से मतलब क्या बताना होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड वो कैसे होंगे, प्राइस और डिमांड कैसे होंगे, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होंगे। आई बात समझ में? अब लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम शेड्यूल और डायग्राम का सहारा लेते हैं। सी लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एज फॉलो। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को हम शेड्यूल्स और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सी ये रहा हमारा शेड्यूल। यहाँ पे क्या लिखा है कि 50 रुपीज़ प्राइस था शुगर का तो डिमांड थी 1 kg, 40 रुपीज़ प्राइस था डिमांड हो गई 2 kg, 30 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड हो गई 3 kg, 20 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड हो गई 4 kg और 10 रुपीज़ प्राइस पे हो गया डिमांड 5 kg। सी चिल्ड्रन, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड देखो बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 kg था, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg हो गया। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब जैसा हमने शेड्यूल बनाया था, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे अभी, डायग्राम। सी ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आएगी डिमांड, वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस। अब उसके बाद क्या बताया कि 50 रुपीज़ पे 1 kg डिमांड, मतलब 50 रुपीज़ पे 1 kg डिमांड, तो मतलब यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 40 रुपीज़ पे 2 kg। सी 40 रुपीज़ पे 2 kg मतलब कुछ करीब करीब यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद 30 रुपीज़ पे 3 kg, 30 रुपीज़ पे 3 kg डिमांड हो जाएगी। ओके, उसके बाद 20 रुपीज़ पे 4 kg, 20 रुपीज़ पे आएगी 4 kg और उसके बाद 10 रुपीज़ पे 5 kg, तो 10 रुपीज़ पे 5 kg। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस डायग्राम से हमने क्या सीखा चिल्ड्रन कि हमारा जो डिमांड कर्व है, सी रेड में हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व, राइट। ये कैसे जा रहा है, ये लेफ़्ट से लेके राइट में जा रहा है बट डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से, है ना। तो क्या होता है चिल्ड्रन, जब भी डिमांड कर्व अपना डाउनवर्ड जाता है लेफ़्ट से राइट, देखो आएगा समझ में। See, from the above diagram, price and quantity demanded are measured along y-axis and x-axis respectively. Thus, we can conclude that there is a downward sloping demand curve from left to right, showing inverse relationship between price and quantity demanded. See, ऊपर डायग्राम में हमको क्या दिखता है चिल्ड्रन कि प्राइस कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे,
और क्वांटिटी डिमांड कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमने क्या समझा कि हमारे पास जो है हमको क्या मिला, हमको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब मिला। देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है और ये कैसे आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे। आई बात समझ में। तो जब भी आपका डिमांड कब लेफ़्ट टू राइट जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा तो समझ जाना कि उसके बीच में क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। किसके बीच में होगा, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। आई बात समझ में। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता है और इसको ही हम शेड्यूल और डायग्राम से समझते हैं। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अजम्पशन देख लेते हैं चिल्ड्रन। अब अजम्पशन क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड का, कि कौन सी चीज़ों को ये अज्यूम करता है, मतलब कब कब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सही साबित हो सकता है, कब कब लॉ ऑफ डिमांड सही साबित हो सकता है, कौन सी चीज़ों को हम अज्यूम करेंगे तो ही लॉ ऑफ डिमांड सही साबित होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सी देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में या साइज में कभी भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर चेंजेस होगा तो लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज इफ देर इज अ चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन डिमांड इवन इफ द प्राइस रिमेन द सेम, है ना। अगर मान लो प्राइस आपका सेम है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, राइट। बट हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जाता है डिमांड तभी बढ़ती है, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भले ही प्राइस वैसी रहे तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। जाहिर सी बात है अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होगा। सी if there is any change in income demand tends to change even though price is constant। एक बात समझ में, अगर इनकम में चेंजेस आएगा तो डिमांड में भी चेंजेस आएगा, हालांकि प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ इनकम इंक्रीजेस पीपल विल डिमांड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो भी लोग ज़्यादा ही क्वांटिटी को डिमांड करेंगे, ज़्यादा अगर प्राइस होगा तो भी। आई बात समझ में। तो क्या चिल्ड्रन साइज ऑफ पॉपुलेशन या इनकम हमेशा सेम रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है? नहीं रह सकती, इसलिए इसको किस में डाला है, अजम्पशन में। मतलब ये चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड वैलिड होगा, ठीक है। और कौन सी चीज़ को अज्यूम करते हैं ये, टेस्ट एंड हैबिट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हमारी लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद, ये भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए भी इसको भी अजम्पशन में डाला है। सी टेस्ट, हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशन, फैशन एसेट्रा शुड रिमेन अनचेंज। जो भी हमारी लाइक डिसलाइक, ट्रेडिशन, फैशन वो कैसा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस पीपल डिमांड फॉर गुड्स अंडरगोज अ चेंज, है ना। अगर चेंज करते हमारे टेस्ट प्रेफरेंस सब हमारा बदलता है तो डिमांड में भी चेंजेस आ जाता है चिल्ड्रन। आई बात समझ में। उसके बाद कौन सी चीज़ों को अज्यूम करते हैं, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। देख लो, सी देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन फ्यूचर, है ना। कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई कभी फ्यूचर में प्राइस बदलने वाला है तो कस्टमर क्या करेगा, अभी जो है वो ज़्यादा खरीद लेगा अगर उसको लगेगा कि फ्यूचर में महंगा होने वाला है तो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा चिल्ड्रन, कि फ्यूचर के प्राइस को हम एक्सपेक्ट करते हैं और उसके वजह से चेंज आता है डिमांड में, तो भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए कहा गया है कि फ्यूचर का प्राइस भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। सी इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल राइज और फॉल इन फ्यूचर दे विल चेंज देयर प्रेजेंट डिमांड थ्रू प्राइस इज कांस्टेंट। अगर कस्टमर को ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो अभी ज़्यादा खरीद लेगा, और कस्टमर को लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो वो अभी नहीं खरीदेगा, बाद में खरीदेगा, तो इसकी वजह से भी डिमांड में इफेक्ट पड़ जाएगा चिल्ड्रन। आई बात समझ में। उसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। आपकी बुक में ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैंने इसको एक ही पॉइंट कर दिया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्पिटिट करते हैं, जैसे फ्रूटी माजा है ना, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। उसके बाद और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार और पेट्रोल। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है ये भी हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी अजम्पशन में डाला है। सी द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। हमेशा प्राइस क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्राइस ऑफ अ टी राइजेज इट डिमांड विल फॉल बट डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज, है ना।
अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का तो डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन कॉफ़ी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। बट लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो डिमांड कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा चिल्ड्रन, कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। कॉफ़ी क्या उसकी टी की सब्स्टिट्यूट है। आई बात समझ में। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से उसका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। और लास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड रिमेन कांस्टेंट। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो, टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट चेंज। मतलब कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सी फॉर एग्जांपल, अ चेंज इन द इनकम टैक्स मे कॉज चेंजेस इन कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम एंड हैंस द डिमांड। अगर समझो इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस आता है तो कंज्यूमर की जो इनकम होगी इसमें भी चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से डिमांड में भी चेंजेस आएगा, डिमांड भी इफेक्ट करेगा। आई बात समझ में। एक एग्जांपल देता हूँ और चिल्ड्रन, जैसे कि मान लो जीएसटी। अब जीएसटी लगने के कारण क्या होगा, चीज़ें महंगी हो गई है तो लोग जो क्या कर रहे हैं, कम परचेस कर रहे हैं, तो डिमांड भी वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था अजम्पशन चिल्ड्रन। अब हम देख लेते हैं एक्सेप्शन की लॉ ऑफ डिमांड में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है, वो किसको छोड़ के बात करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स क्या होता है, से सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व द सिचुएशन रिलेटेड टू डिमांड फॉर ब्रेड एंड मीट इन इंग्लैंड व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड वाज डिक्रीजिंग, लेस ब्रेड वाज परचेज। तो सबसे पहला गिफिन गुड्स को किसने निकाला था, सर रॉबर्ट गिफिन थे। उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था ब्रेड और मीट को लेके इंग्लैंड में। उन्होंने क्या देखा कि ब्रेड जो था उसका उन्होंने प्राइस कम कर दिया, ठीक है, क्योंकि ब्रेड जो था वो इन्फीरियर क्वालिटी का था, चीप क्वालिटी का था, ठीक है, लेस क्वालिटी का था। तो ब्रेड का प्राइस कम हो गया ना, तो भी ब्रेड को किसी ने ज़्यादा परचेज किया नहीं, ठीक है। यह सरप्लस मनी वॉज ट्रांसफर टू परचेस मीट, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर मीट इंक्रीज दिस बिहेवियर इज नोन एज गिफिन पैराडॉक्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने मीट का जो प्राइस था, ठीक है, उसको थोड़ा ऐड कर दिया, ठीक है, मीट का जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया। तो मीट का जो डिमांड था वो तो बढ़ गया, लेकिन ब्रेड का जो प्राइस था उसको कम करने के बावजूद भी ब्रेड का डिमांड नहीं बढ़ा। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स। यानी कि क्या, गिफिन पैराडॉक्स मतलब क्या, लोगों के माइंड में ऐसा आया कि ये ब्रेड एक तो सस्ता होता है, अब ये और सस्ते में बेच रहा है, तो उनको सबको ऐसा लगा कि शायद ये घटिया क्वालिटी का होगा, इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, तो किसी ने भी ब्रेड नहीं खरीदा। लेकिन मीट जो था उसका दाम उन्होंने सेम ही रखा था या बढ़ा दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मीट का जो डिमांड था वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स। तो लोगों के इस बिहेवियर को क्या बोला जाता है, गिफिन पैराडॉक्स। आई बात समझ में। सी Thus, Giffen goods are inferior goods which have a direct relationship between price and quantity demand. तो गिफिन गुड्स उसे कहा जाता है जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल में है ब्रेड, ठीक है। तो इन गुड्स का जो रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड के बीच में, वो कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। आई बात समझ में। तो आई होप आपको गिफिन गुड समझ में आ गया होगा, गिफिन पैराडॉक्स जिसे कहते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेस्टीज गुड्स। अब प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं, से डायमंड्स, हाई प्राइस मोटर कार, लग्जरियस बंगलो आर प्रेस्टीज गुड्स। सच गुड्स हैव अ स्नोब अपील। अब जो लग्जरियस गुड्स होते हैं या जो महंगे महंगे गुड्स होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, हाई प्राइस मोटर कार हो गया, बंगलो हो गया, है ना, ये सब प्रेस्टीज गुड्स है। और इन गुड्स के पास क्या होती है, स्नोब अपील होती है। अब स्नोब अपील का मतलब क्या, सी rich people consume such good as a status symbol, therefore when the price of such good rises their demand also rises, है ना। अब इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, स्नोब अपील होता है, मतलब जो रिच पीपल है वो उसे कंज्यूम करेंगे, वो उसे फिर भी परचेस करेंगे, क्यों, बिकॉज उनको अपना स्टेटस जो है वो बनाए रखना होता है। तो भले ही इन सब गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो उनका डिमांड भी बढ़ते ही चले जाएगा। बट हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन प्रेस्टीज गुड्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए भी इसको एक्सेप्शन में रखा है, इसको छोड़ के बात करते हैं। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद हम देखते हैं प्राइस इल्यूजन। अब प्राइस इल्यूजन क्या होता है चिल्ड्रन, सी कंज्यूमर हैव इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद द राइज इन देयर प्राइस। अब लोगों के मन में एक इल्यूजन है प्राइस को लेकर चिल्ड्रन, वो ऐसा कंज्यूमर का ऐसा मानना होता है कि जो चीज़ महंगी है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो भले ही उसका प्राइस बढ़ता है उनकी डिमांड भी बढ़ते ही रहती है। तो इसलिए भी इसको भी एक्सेप्शन में रखा है चिल्ड्रन। आई बात समझ में। सी फॉर एग्जांपल ब्रांडेड प्रोडक्ट विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड एट अ हाई प्राइस।
अब जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आईफोन वगैरह वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, फिर भी वो डिमांड में है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये क्या है चिल्ड्रन, प्राइस इल्यूशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। बट मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि लोगों का बस एक इल्यूजन बन गया है। वो लोग ऐसा मानना होता है कि भले ही कोई भी चीज़ हो, दूसरी कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, उनका क्या मानना होगा, हाँ भाई ये ज़्यादा महंगा बिक रहा है मतलब ये ब्रांडेड होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होगा, इसलिए भी इसको एक्सेप्शन में रखा है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आपकी बुक में ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं था चिल्ड्रन, ये मैंने अपनी ओर से दिया, ये एक एडिशनल पॉइंट है। आई बात समझ में। सी अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता क्या, बड़ी कमाल की चीज़ है। सी द टेंडेंसी ऑफ लो इनकम ग्रुप टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाई इनकम ग्रुप इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, है ना। जब लो इनकम ग्रुप वो कॉपी करते हैं, वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं हाई इनकम ग्रुप की, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यानी कि किसी को अगर आदत है बड़ाई मारने की, ठीक है, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने की, रिच दिखाने की, तो वो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा। देखो फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स सच एज वॉशिंग मशीन, लेटेस्ट मोबाइल एक्सेट्रा, है ना। आपके फ्रेंड लोग भी क्या करते रहेंगे, बड़ाई मारते रहेंगे, अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। आई बात समझ में। तो जब भी लो इनकम ग्रुप का कोई पर्सन अगर हाई इनकम ग्रुप के पर्सन को इमिटेट करता है, कॉपी करता है, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को लेना, जैसे एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन्स को लेना, लेटेस्ट मोबाइल को ले लेना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, सी समटाइम्स पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर मार्केट नॉलेज, दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कई बार ऐसा भी होता है ना चिल्ड्रन कि हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और हमको प्राइस का अंदाज़ा नहीं होता, हम सस्ती चीज़ों को महंगे दाम में खरीद के ले आ जाते हैं, राइट। तो दैट इज़ अ इग्नोरेंस, ओके। थर्स दे टेंड टू परचेज मोर एट अ हायर प्राइस ड्यू टू इग्नोरेंस। तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे, है ना, ज़्यादा प्राइस में, हायर प्राइस में। आई बात समझ में। तो ये कैसा होता है, इग्नोरेंस में। तो लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उनको अंदाज़ा नहीं होता प्राइस का, तो वो खरीद लेते ज़्यादा दाम में भी। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद क्या आता है एक्सेप्शन में, स्पेकुलेशन। अब ये भी कमाल की चीज़ है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, सी व्हेन पीपल स्पेकुलेट अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द फ्यूचर दे मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगर लोगों को ऐसा लगेगा, लोगों को स्पेकुलेट होगा कि भाई फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस चेंज हो सकता है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग वो लोग काम नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करते। सी पीपल में टेंड टू बाय मोर एट राइजिंग प्राइस व्हेन दे एंटिसिपेट फ्यूचर प्राइस। पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा खरीद लेते हैं अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो है ना। आई बात समझ में। See, for example, if prices of some commodities like sugar, oil, etc. are rising before Diwali, people go on purchasing more of this thing at a rising price because they think that price of these goods may increase further during Diwali. तो ज़्यादातर स्पेकुलेशन आपको देखने मिलेगा चिल्ड्रन फेस्टिवल के दरमियान, है ना। फेस्टिवल के दरमियान हम देखते हैं कि सेल लगा हुआ है वगैरह वगैरह, तो लोगों का लगता है कि अरे सेल लगा हुआ है, अभी सस्ते में मिल रहा है, तो अभी हमें खरीद लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम पे, है ना, ईद के टाइम पे, है ना। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वो टाइम पे परचेस कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जब फेस्टिवल की वजह से ये ऑफ़र वगैरह मिल रहा है, उसके बाद ये ऑफ़र वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, एक ही टाइम पे ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे। आई बात समझ में। तो भी वो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। सो चिल्ड्रन मेरे ख्याल से आप लोग को शायद आवाज़ आ रहा होगा बारिश का, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग बेयर करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हैबिचुअल गुड्स। अब हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, से Due to the habit of consumption, certain goods like tobacco, cigarette, etc. are purchased even price are rising. Habitual goods क्या होते हैं चिल्ड्रन, तलब के गुड्स होते हैं, जैसे कि टबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया ना, इन सब के भले ही प्राइस बढ़ेंगे तो भी इनका डिमांड बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज ये हैबिट बन गई है लोगों की उसे कंज्यूम करना, राइट। थर्स इट इज़ एन एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ डिमांड। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन होगा। आई बात समझ में। चलिए रिविजन देख लेते हैं। किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन और एक्सेप्शन के बारे में। सबसे पहला अजम्पशन के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स सेम, यानी कि जो पॉपुलेशन वगैरह है और जो भी साइज कंपोजिशन पॉपुलेशन का वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, और कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। टेस्ट एंड हैबिट रिमेन
कांस्टेंट, लाइक डिसलाइक ये भी सेम होना चाहिए। अब चिल्ड्रन ऐसा नहीं हो सकता हर बार, इसीलिए सबको अजम्पशन में डाला है। उसके बाद नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, और फ्यूचर प्राइस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी सेम होना चाहिए। और गवर्नमेंट पॉलिसी शुड रिमेन कांस्टेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, वो भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले देखा गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि जो घटिया क्वालिटी के गुड्स हैं, यानी कि जिनका प्राइस कम है, वो उनकी जो क्वालिटी होगी गुड्स की वो घटिया क्वालिटी की होगी, तो इसलिए प्राइस कम होने के बावजूद भी वो गुड्स को नहीं खरीदते, और जिनका प्राइस बढ़ते रहता है वो उन गुड्स को खरीदते हैं। ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं गिफ्ट पैराडॉक्स। सबसे पहले ऐसे निकाला था सर गिफ्ट ने, ठीक है, सर रॉबर्ट गिफ्ट ने। उसके बाद प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स के पास नॉब अपील होती है, इनके अगर प्राइस बढ़ते हैं तो भी डिमांड बढ़ती है। और प्राइस डिल्यूशन। प्राइस डिल्यूशन क्या होता है? कई बार कस्टमर को लगता है कि जो ब्रांडेड क्वालिटी के गुड्स है, जो हाई क्वालिटी के गुड्स है, वो ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यहाँ ये एडिशनल पॉइंट था। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब लो इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप को कॉपी करता है, ठीक है। उसके बाद इग्नोरेंस है ना, कई बार पीपल को इग्नोरेंस हो जाता है, उनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, वो सस्ते गुड्स को महंगे दाम में खरीद के लेके आ जाते हैं। उसके बाद स्पेकुलेशन, जैसे दिवाली वगैरह आता है, फेस्टिवल वगैरह आता है, तो वहाँ पे लोग क्या लगता है कि अभी ये कम दाम में मिल रहा है, सस्ते दाम में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा परचेस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने देखा हैबिचुअल गुड्स, मतलब टबैको, सिगरेट, सब तलब के गुड्स हैं, इनकी अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ेगा। ओके चलो, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।